नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनर्जी सोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको कहा जाता है, उस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स को एक सिंपल वे में डिफाइन किया जाता है कि संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और वो अगर संसाधन मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो तो कृत्रिम संसाधन होता है, अगर प्रकृति में मिलता है तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि संसाधन के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जो या तो उपयोगी हों या जिन्हें मानव अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उपयोगी बनाता हो, और जो संसाधन सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। इसीलिए जिमरमैन का ये स्टेटमेंट भी जो है प्रासंगिक हो जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, और ज्ञात जो पदार्थ हैं जो तटस्थ एक समय में हुआ करते थे उनको मनुष्य अपनी उपयोग के लिए यूज करता है, और वो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उसको उपयोगी बनाता है, तो वो संसाधन के अंतर्गत कंसीडर कर लिया जाता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा जो है बेसिकली एक क्षमता होता है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। वो जो एनर्जी रिसोर्स है या जो संसाधन है, चूँकि उसका भी उस ऊर्जा का प्रयोग भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए भी ऊर्जा एक संसाधन के तरीके से गिना जाता है। चाहे वो उस ऊर्जा का प्रयोग हम किसी चीज़ को गर्म करने के लिए करें, या हम पावर यूज करें उससे, या हम उससे जो है विद्युत उत्पादन करें, और मैटर जो स्टोर होता है उस ऊर्जा में उसको फ्यूल कहा जाता है। जैसे लकड़ी को हम लोग कहते हैं कि जो है वो एक ईंधन है, और उसमें जो है अगर उसको हम जलाएंगे तो वहाँ से फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये बेसिकली ऊर्जा संसाधन क्या है? तो ऊर्जा संसाधन भी एनर्जी का वह रूप है जिसका मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए उपयोग करता है। तो ये बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ एनर्जी रिसोर्स का। अगर हम रिसोर्स की बात करें, ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा संसाधन जो है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है परंपरागत कन्वेंशनल, और दूसरा है गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल। परंपरागत की अगर बात कहें तो फायरवुड है, स्ट्रॉ है, ड्राइड डंग है, मतलब आप कह सकते हैं लकड़ी हो गया, गोबर का जो उपला उपला होता है वो हो गया, या जो भी फसल से निकलते हैं पुआल या अन्य चीज़ें, तो वो सारे कन्वेंशनल एनर्जी में आते हैं जो बेसिकली घरेलू उपयोग में ही यूज होते हैं। उसके अलावा कोल और पेट्रोलियम जो इम्पॉर्टेंट एक ऊर्जा के स्रोत हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पे भी वो भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो थर्मल या न्यूक्लियर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है। तो ये सब कन्वेंशनल हैं, और जो है ये सब संसाधन फिक्स हैं कि इतने मात्रा में मिल रहे हैं, और एक समय के बाद ये संसाधन खत्म हो सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, उसमें बेसिकली जल विद्युत आता है। जल विद्युत से ही संबंधित एक ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, और बायोगैस है। तो ये सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये बेसिकली नॉन कन्वेंशनल में आते हैं, नवीकरणीय में आते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत हैं, खनिज तेल या कोयला के अलावे, वो जो है कहीं ना कहीं नवीकरणीय होने के कारण भविष्य की ऊर्जा की क्षमता को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके परसेंटेज की, तो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, तो जो 2019 का जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से कोयला जो है पूरे विद्युत उत्पादन का लगभग 35.18% पूरे विश्व में इसका योगदान था। अगर 100% हम मानते हैं तो प्राकृतिक गैस का 23.52%। आप दोनों का डेटा देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि लगभग 58 से 59% लगभग जो है वो पूरा का पूरा कोयला और नेचुरल गैस ही जो है उसको शामिल है उसमें, जो परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावे अगर हम बात करें हाइड्रो की तो 16.54 है। न्यूक्लियर जो कि खुद परंपरागत स्रोत है उसमें हम 10.52 मानते हैं, यानी 58 लगभग 68 हो गया। अगर अदर फ्यूल जोड़ दें तो लगभग आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल इसमें 75 के करीब, 73-74 के परसेंट के करीब जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ही है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो जैसे हम यहाँ जल विद्युत के बारे में समझ सकते हैं। जल विद्युत जो है 16.54% है उसका। विंड एनर्जी जो है लगभग 5% है, 5.44%। जो है सोलर एनर्जी 2.71 है।
बायोमास या वेस्ट से जो एनर्जी हम उत्पन्न करते हैं वो 2.24 है, और अदर रिन्यूएबल एनर्जी 0.4 है। यानी ओवरऑल जो है ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का अभी भी विश्व स्तर पे बहुत ही कम मात्रा है जिसका यूज हम विद्युत उत्पादन में करते हैं। ज़रूरत है इसे और ज़्यादा बढ़ाने की, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो परंपरागत स्रोत हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो एक समय के बाद ऊर्जा संकट जैसे एनर्जी क्राइसिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें हाइड्रो एनर्जी की तो इसको वाइट कोल भी कहा जाता है, उजला कोयला भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ इससे विद्युत और एनर्जी का उत्पादन काफ़ी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और जैसा आप देख भी पा रहे होंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज इसी का है नवीकरणीय स्रोत में। अगर हम बात करें तो लगभग 21.8 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है 2019 में जो ऑपरेशनल था। सबसे ज़्यादा अगर संभावित कहीं जल विद्युत की क्षमता है तो अफ्रीका में है, उसके बाद एशिया में है, फिर नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, साउथ अमेरिका में, फिर ओशनिया में है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेवलप है और सबसे लीस्ट डेवलप जो है वो अफ्रीका में है। रीज़न क्या है कि इसका विकास जो है बहुत कम होने का वहाँ अफ्रीका में रीज़न यही है कि वहाँ विद्युत शक्ति की मांग का अभाव है। साथ ही साथ अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो दुर्गम हैं, अस्वास्थ्यकर हैं। जैसे कांगो नदी को विश्व का सबसे ज़्यादा संभावित शक्ति वाला माना जाता है रिवर, कि जहाँ पे जो है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि वहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी है, उतना डेवलपमेंट नहीं है, इस कारण से विकास नहीं हो पाया है। उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में भी संभावित जल शक्ति का लगभग कम ही उपयोग हुआ है। तो ओवरऑल जो कह सकते हैं, जैसे कनाडा यूएस हालांकि बहुत तेज़ी से जो है विकसित कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो जो वाटरफॉल वाला रीजन है जो अटलांटिक तट पे है, या नियाग्रा हो गया, टेनेसी हो गया, एप्लेशियन रीजन हो गया, वहाँ बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का चाइना करता है। इसके बाद जो है चाइना के बाद अन्य कंट्री भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें यूएस है जो कि उत्पन्न करता है, यूरोप के कई सारे कंट्री हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जल विद्युत जो है धीरे धीरे काफ़ी महत्वपूर्ण एनर्जी का सोर्स बनता जा रहा है। ये जो नीचे डेटा आपका दिया हुआ है ये बेसिकली विश्व के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड है जो अलग अलग नदियों पे स्थित है। ऊपर का 5 आप देख पा रहे होंगे वो यूएस में ही है। उसके बाद अफ्रीका में 3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाम्बेजी, नील और कांगो रिवर पे। उसके बाद पराना रिवर पे है, और हुरांगी नदी है, वो भी वांगहो रिवर पे भी जो है परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो ये सब जो है हाइड्रो एनर्जी के एक महत्वपूर्ण सोर्स के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं। जो अगला है वो वाटर से ही रिलेटेड है। हालांकि इसको हम लोग कह सकते हैं ये समुद्री संसाधन है, या ये भी कह सकते हैं कि समुद्र से ऊर्जा हम लेते हैं। कैसे लेते हैं? जैसे टाइडल एनर्जी को, तो सबसे पहला टाइडल एनर्जी 2007 में स्ट्रैनफोर्ड लॉफ जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में वहाँ पे लगाया गया था। हालांकि बाद में जो है अभी बहुत जगह इसको डेवलप कर लिया गया है। अभी सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी साउथ कोरिया में डेवलप है। साउथ कोरिया में 511 मेगावाट की कैपेसिटी है वहाँ पे। इसके बाद जो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में इसका विकास हुआ है। ये जो फिगर आप देख पा रहे होंगे ये बेसिकली जो है टाइडल एनर्जी को ही समझाता है। जैसे ऊपर का ये जो पार्ट है, समुद्र है, मान लीजिए ये तट है, तो यहाँ पे डिफरेंट टरबाइन लगा दिए जाते हैं। अब टाइड जो ज्वार होता है, तो ज्वार भाटा का जो कॉन्सेप्ट होता है कि ज्वार में वाटर ऊपर उठता है तो वो जो फोर्स होता है उससे फिर टरबाइन चलता है, फिर जब रिटर्न होता है उस वाटर का तो उससे भी टरबाइन चलता है, और उसी टरबाइन के थ्रू जो है एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग और इसका डेवलपमेंट जो है काफ़ी कॉस्टली है और काफ़ी टेक्नोलॉजिकल भी है, तो बहुत कम इसका डेवलपमेंट हो पाया है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पे उभर सकता है। जैसे जहाँ पे समुद्री तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय उछाल अधिक होता है वहाँ पे ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जैसे फ्रांस हो गया, साउथ कोरिया हो गया। भारत की अगर बात करें तो भारत के पश्चिमी तट जो है, खासकर गुजरात का कच्छ, खंभात की खाड़ी, या पूर्वी तट में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो वाला रीजन है, तो ये सब रीजन जो है बेसिक डेवलपमेंट का बन सकता है, बेसिक रीजन बन सकता है जहाँ पे ज्वारीय डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके।
जो अगला हम बात कर रहे हैं वो है सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा जो है विश्व में अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली ऐसी ऊर्जा है जो कभी समाप्त ना होगी, क्योंकि सूर्य जो है इसका बेसिक सोर्स है और सूर्य की रोशनी हमेशा पृथ्वी पे पड़ती रहेगी। तो हमें ज़रूरत है वर्तमान समय में कि सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें। जैसा कि आपको पता है कि इस ऊर्जा को सिलिकॉन द्वारा जो निर्मित फोटोवोल्टिक सेल होता है उससे सीधे उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हालांकि जो है अभी यूएस में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सौर सेल जो होता है उसका उत्पादक है। गांव में आज भी भारत में या अन्य विकासशील देशों के गांव में विद्युतीकरण में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। महंगे होने के कारण हालांकि इसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग लोग करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो सोलर एनर्जी में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अगर 2018-19 का रेशियो देखें तो लगभग 22% डेवलपमेंट हुआ है। जैसे 573 टेरावाट था आवर इन 2018 में, जो कि बढ़ के 699 हो गया है। अगर हम टॉप 10 कंट्री की बात करें जहाँ पे सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसमें चाइना नंबर 1 पे है, फिर अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, भारत का 5वें पोजीशन है, फिर इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, यूके है और साउथ कोरिया है। तो ये सोलर एनर्जी के विभिन्न स्रोत हैं। वर्तमान समय में सोलर एनर्जी का जो प्रयोग है वो मुख्यतः आप कह सकते हैं खाना बनाने में, घरों को गर्म करने में किया जाता है, या जो पैनल लगा के, कई सारे आप गांव पे भी देखे होंगे कि जो है बड़े बड़े पैनल लगा के उसमें फिर उसको बैटरी के थ्रू जो है एनर्जी का भी प्रयोग किया जाता है बैकअप के तौर पे। इसके अलावा जो है अंतरिक्ष में भी कृत्रिम उपग्रहों को ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से देने की बात चल रही है और कई सफल प्रयोग हुए भी हैं इस पे। कई सारे हाउसेज हैं जिनको हम ऊर्जा मानक के आधार पर अगर हम तय करते हैं तो सोलर पैनल वहाँ यूज होता है ताकि वहाँ विद्युत का जो प्रयोग है वो सौर ऊर्जा से ही किया जा सके। तो ये सारे प्रयोग जो है सौर ऊर्जा में किए जा रहे हैं। जो अगला गैर पारंपरिक स्रोत है वो पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का बेसिकली स्रोत क्या होता है कि बड़े बड़े पवन मिलों का प्रयोग कर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग माना जाता है कि नीदरलैंड में किया गया था, और जर्मनी जो है नीदरलैंड, जर्मनी, यूएस के अलावे अन्य कंट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके उत्पादन में। भारत में जो है तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पवन ऊर्जा का काफ़ी उत्पादन होता है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि पवन ऊर्जा में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े खंभे में पंखा लगाया जाता है। वो जो है जब घूमता है वो पंखा हवाओं से, तो उसी से एनर्जी जो है टरबाइन से एनर्जी निकाली जाती है। अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट की तो वो पिछले साल के अपेक्षा 2019 में 12% का डेवलपमेंट हुआ है, और जो 1260 टेरावाट आवर था उससे जो है बढ़ के ये 2019 में 1404 टेरावाट हो चुका है विश्व में। सबसे बड़ा इसका भी उत्पादक जो है चाइना है, फिर यूएसए है, जर्मनी, यूके है, चौथे नंबर पे इंडिया है। सोलर एनर्जी में 5वें नंबर पे था। हालांकि सोलर एनर्जी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाएं भी चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ये सोलर एनर्जी में अपने आप को जो है डेवलप करने की बात कही गई है। तो ये सारे जो कंट्री हैं, इंडिया, ब्राज़ील, स्पेन, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, टर्की, ये सब जो है विंड एनर्जी के महत्वपूर्ण उत्पादक कंट्री हैं और काफ़ी हद तक ये सफल भी हो रहे हैं। अगला जो पार्ट है वो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग जो है बेसिकली ऊर्जा उत्पादन के लिए भूगर्भ में जो संचित ताप है उसका उपयोग किया जाता है। भारत में भी इसका उपयोग शुरू हुआ है, लेकिन बहुत निम्न स्तर पे है आप कह सकते हैं। जिसका बेसिक जो 2 रीजन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, और दूसरा लद्दाख में पूगा वैली। यहाँ दो रीजन है जहाँ पे इस तरह की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। फिगर में आप जैसा देख पा रहे होंगे कि एक पाइप से जो है नीचे उसको हॉट वाटर लिया जा रहा है, वहाँ से जब ऊपर आता है तो उसके स्टीम से, यानी उसके थर्मल स्टीम से जो है टरबाइन चालू होता है, फिर जनरेटर उसमें होता है जिससे विद्युत को चालित किया जाता है। फिर जब वो ठंडा होता है तो जो कूलिंग वाटर है फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा निकाली जाती है। इंटरनेशनल जियोथर्मल एसोसिएशन के अनुसार 12,636 मेगावाट जियोथर्मल पावर है। ये 27 कंट्री का डेटा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इटली, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, यूएस, चाइना,
कुछ हद तक इंडिया भी है इसमें। तो ये सारे कंट्री जो है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे इतना उत्पादन हुआ है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यूनाइटेड स्टेट अभी कर रहा है, 3450 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है। ग्रोथ की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 1990 में जो 5831 था वो बढ़ के वर्तमान में 2015 तक कहीं डेटा अवेलेबल है अभी, उसमें 12636 हो चुका है। दैट मीन्स कि लगभग 15 साल में ये जो है ऑलमोस्ट 3 गुना तो नहीं कहेंगे, 2.5 गुना से ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी है, ये भी एक महत्वपूर्ण गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बनकर उभर रहा है। अगला जो अंतिम आप है वो बायोगैस, जिसको आप निम्न स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे भी काफ़ी देख पाते हैं। तो ये जो है चाइना इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। ये जो है बेसिकली हाइड्रोकार्बन है जिसके कंबाइन से आप जो है एनर्जी और हीट उष्मा का प्रयोग किया जाता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2019 में 19,453 थी मेगावाट, जो कि 2018 से काफ़ी बढ़ा हुआ है। 18 में था 18,359। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्तमान में माना जा रहा है विश्व में 8,793 गीगावाट हो रहा है इससे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक नीचे जो है ज़मीन के खोद के गड्ढा, उसमें जो है डाइजेस्टर बनाया जाता है जिसमें क्रॉप हो गया, वेस्ट वाटर, गोबर, ये सारी चीज़ को, फूड वेस्ट को डाला जाता है, उससे फिर गैस बनता है। अब इसमें दो उपयोग हो सकते हैं। जो बायोगैस बनता है उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो सकता है। उससे ब्राज़ील हालांकि इसमें काफ़ी आगे चल रहा है इस मामले में। उससे बायो इथाइन, जिसमें जो है वो डिफरेंट फूड क्रॉप को यूज़ करके बायो इथेन बना रहा है, जिसका फ्यूल और गैस ग्रिड में भी यूज कर रहा है। उसके अलावा जो है एक डाइजेस्टेड है, जो उससे जो निकलता है सूख के, उससे फर्टिलाइज़र बनता है, सॉइल बनता है। तो ये सारे चीज़ें दो तरह का हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बायोगैस भी जो है भारत और चाइना में तो काफ़ी हद तक ग्रामीण स्तर पे इसका उपयोग भी होता है और इसके लिए सरकार जो है प्रोत्साहन राशि भी देती है। तो ये सब जो हैं जितने सारे चीज़ें हमने पढ़ा, चाहे वो पवन ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, बायोगैस की बात करें, हाइडल एनर्जी की बात करें, ये सारे के सारे जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि परंपरागत स्रोत संसाधन जो है वो एक लिमिटेड संसाधन है और समय के साथ धीरे धीरे वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन नवीकरणीय योग्य होने के कारण अपरंपरागत जो स्रोत हैं, गैर पारंपरिक जो स्रोत हैं ऊर्जा के, वो भविष्य में ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकते हैं। और ज़रूरत है कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको और डेवलप किया जाए, उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाया जाए। और जो विकासशील देश हैं वहाँ पे विकसित देश जो है टेक्नोलॉजी को एनहांस करें, वहाँ पे प्रशिक्षण दें लोगों को, ताकि जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ाया जा सके। तो ओवरऑल यही है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक तरह से परिचय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।